Good morning, students. Welcome in my class. This is your paper 3 class of semester 2 and unit 4. In my last classes, 2-3 classes, I have discussed the Brunner's concept attainment model of teaching. We have discussed many points of this concept. Today we will discuss the process or steps of this concept. Okay? आज हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट के स्टेप्स पर चर्चा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास ये एक टीचिंग मॉडल के तौर पर आया है तो हम इस टीचिंग मॉडल को कैसे यूज़ करेंगे. सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी. वेलकम इन माय क्लास. लव यू ऑल स्टूडेंट्स. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि पर्पस जो है ये बहुत ही पर्पसफुल और यूज़फुल एक टीचिंग मॉडल है और इस टीचिंग मॉडल के को जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से अटेंड कर लेते हैं. आज हम लोग सीखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसका प्रयोग करें अपने टीचिंग प्रोफेशन में. फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि सेलेक्ट एंड डिफ़ाइन अ कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट कीजिए और उसको डिफ़ाइन कीजिए. सेलेक्ट और डिफ़ाइन करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक काम होता है टीचर का. आपको एक कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा. सपोज़ आपने एक कॉन्सेप्ट को आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आप मैथ्स में, अगर आप मैथ्स के हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम जैसे कोई कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं. अगर आप बायो के हैं तो आप सेल ले सकते हैं. फिज़िक्स के हैं तो मैं तो ग्रेविटी लेकर के ही चल रही हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूटन्स लॉ ही लेकर के शुरू से चल रही हूँ. देन अगर आप हिस्ट्री के हैं तो शेरशाह सूरी का डायनेस्टी ले सकते हैं, वो एक अलग ही तरह की बात थी. आप सिविक्स के हैं तो आप डेमोक्रेसी ले सकते हैं. आप अगर ज्योग्राफी के हैं तो आप चाहें तो अर्थक्वेक ले सकते हैं, भूकंप ले सकते हैं, या ज्वालामुखी ले सकते हैं, वोल्केनो ले सकते हैं. अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं तो आप इन्फ्लेशन ले सकते हैं. इस तरह का कोई भी आप एक ले सकते हैं. ठीक है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ले सकते हैं. अगर आप लिटरेचर लैंग्वेज के हैं तो आप अलंकार ले सकते हैं, मेटाफर ले सकते हैं, इस तरह का, या एडजेक्टिव ले सकते हैं, विशेषण ले सकते हैं. इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और उस एग्जाम्पल्स को वो जो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि हमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है. अब इस कॉन्सेप्ट के आपके एट्रीब्यूट्स आपको चूज़ करने हैं. एट्रीब्यूट्स का मतलब उसके लक्षण आपको चूज़ करने हैं. आपको उसके लक्षणों को, आप अपने विषय में बहुत पारंगत होंगे तो इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट में उस लिए गए कॉन्सेप्ट के लक्षण चुनने में आपको दिक्कत नहीं होगी. सपोज़ आपने लक्षण चुन लिया, मैं एक एग्जाम्पल के तहत बता रही हूँ कि अगर जो मैंने बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्स पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. अब आइए आप दूसरे सब्जेक्ट्स में बता देते हैं. अब जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव, तो हाथी धीरे धीरे चल रहा है, या ही इज़ अ वेरी टॉल बॉय. तो जो टॉल जो है वो एडजेक्टिव है. अब आप टॉल जब आप बता रहे हैं तो टॉल का मतलब आपको फिर इसका एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा कि लार्जर देन अदर्स आपको लेना पड़ेगा उसका एट्रीब्यूट. देन आपको लेना पड़ेगा कि दूसरे जो हैं वो उससे छोटे हैं, अदर्स आर लुकिंग स्मॉलर. ऐसा करके आपको कुछ उसका एट्रीब्यूट्स आपको खोजना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स आपने खोज लिया. हर सब्जेक्ट में आप निकाल सकते हैं. हर सब्जेक्ट में आपको बस अपने सब्जेक्ट का आपको उस कॉन्सेप्ट पर आपका कमांड होना चाहिए. अब जैसे मैंने अर्थक्वेक और ये लिया, वोल्केनो या अर्थक्वेक लिया, तो अर्थक्वेक का एट्रीब्यूट्स बताया जा सकता है कि अर्थ जो है वो हिलने लगती है, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो जाता है, और क्या होता है जो लैंड फीचर्स हैं वो लैंड फीचर्स के आकार प्रकार में अंतर आने लगता है. कहीं ज़्यादा शेकिंग होता है, कहीं कम शेकिंग होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके एट्रीब्यूट्स हैं.
समझ रहे हैं ना। तो ये एट्रीब्यूट्स को चुनना है, मतलब उसके लक्षणों को चुनना है। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स को उठाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स का मतलब कभी मत ये समझिएगा कि उसके अंदर कोई नेगेटिव एग्जाम्पल होता है। ऐसा आपको देखना है कि कोई कौन सा उसके अनुसार जो एग्जाम्पल है वो उसको फेवर कर रहा है और कौन सा उसको अलग कर रहा है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है। जैसे मैंने ले लिया कि वोल्केनो है, तो वोल्केनो और अर्थक्वेक में फ़र्क है। हालांकि पृथ्वी शेकिंग करती है, दोनों में ही अर्थ ज़मीन हिलती है ये, लेकिन दोनों में बहुत का फ़र्क होता है। और क्या फ़र्क होता है ये हमको उसको एग्जाम्पल के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के तौर पर उसको बताना होता है। इससे बच्चे क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हमारे स्टूडेंट समझ सकते हैं। और भी आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद छात्रों को प्रक्रिया से परिचित कराना है, उस प्रक्रिया से भी छात्रों को परिचित कराना है। वो जो प्रक्रिया है, कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट उनको थोड़ा बताना है। ठीक है। अब जैसे क्यों हो रहा है, तो जब वोल्केनो ये अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में कुछ प्रोसेसिंग होने लगता है, प्रेशर हो जाता है और उसके अंदर कन्वेंशनल करंट चलने लगती है। तो ये सब चीज़ें, प्रोसेस जो है वो हमको उनको बताना पड़ता है, उससे परिचित होना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमको ये बताना पड़ता है कि मास जो है वो मास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको बतानी पड़ती हैं। फिर क्या है कि प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स एंड लिस्ट द एट्रीब्यूट्स। अब एग्जाम्पल्स बताने के बाद उनको एट्रीब्यूट्स को लिस्ट करना है, बताना है कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैसे ये होता है। अब सपोज़ आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में बताना शुरू किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि भारी चीज़ें जल्दी गिरती हैं, कम हल्की चीज़ें कम गिरती हैं, कम ये होती हैं, धीरे धीरे गिरती हैं। भारी जब एलिमेंट गिरता है तो उसके साथ साउंड भी होता है, जबकि एलिमेंट जो नहीं होता है वो, मतलब जो आयरन वाला एलिमेंट होता है वो गिरता है तो साउंड होता है। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब लकड़ी गिरेगा तो आवाज़ नहीं होगी। ठीक इसी तरह से जो लाइट वेट जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं गिरते हैं, वो हवा के साथ उड़ते हुए गिरते हैं। ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो कितना वेट का वो सॉलिड है, चीज़ें हैं, ये सब आपको ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। फिर है कि डेवलप अ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। उसके बाद अब डेफिनेशन को, एक संकल्पना की परिभाषा विकसित करनी पड़ेगी। अब आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से उसका टोटलिटी में उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जब आप टोटलिटी में उसको डिफ़ाइन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि बच्चे को एक टोटल कॉन्सेप्ट, उसकी टोटलिटी में एक चित्र बन के उनके दिमाग में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं उनको टोटलिटी में डिफ़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी एक आपका स्टेप बनता है। यहाँ पर टीचर का स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को, सारी चीज़ें बच्चे करते जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन पर वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे और उसको पूरे कॉन्सेप्ट के सिनेरियो में उसको समझ नहीं पाएंगे, जब तक कि आप उनको पूरी तरह से एक दूसरे से चेन सिस्टम से जोड़ते हुए आप उसको कोरिलेट करके एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर दीजिएगा, एक डिफ़ाइन नहीं कर दीजिएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो इस लेकर के ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप टीचर के लिए हो जाता है। देन गिव एडिशनल एग्जाम्पल्स। जब आपने उसको कंसोलिडेट कर दिया तब आपको उसके साथ कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स भी उसको देना पड़ेगा, ताकि बच्चे उसको और अच्छी तरह से समझ सकें और अच्छी तरह से उसके बारे में उसका एग्जाम्पल्स वो बना सकें और उसको समझ सकें कि उसको जीवन के अन्य क्षेत्रों में या ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में यूटिलाइज किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो उसको आपको अतिरिक्त उदाहरण आपको देना पड़ेगा। और देन डिस्कस द प्रोसेस विद द क्लास। अब पूरे प्रोसेस को क्लास के साथ चर्चा करना है आपको, पूरे क्लास के साथ आपको पूरे प्रोसेस को चर्चा करना है कि कैसे आपने समझा, ये कैसे कैसे होता है। पूरे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के प्रोसेस को बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा। देन इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि अब आपको, जब आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया, सारी बातों को समझा दिया, तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वेदर योर स्टूडेंट्स हैव अटेंड और नॉट, उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी संकल्पना को समझा या नहीं समझा। इसको 3-4 तरीके से आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पहला तो आपने ये इवैल्यूएट करना है कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा। नंबर 2, क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट को किस एक्सटेंट तक समझा है, कितनी दूर तक उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है। तीसरी बात कि कॉन्सेप्ट को उसके पूरे टोटलिटी और उसके करेक्ट मैनर में समझा है कि नहीं समझा, उसको सही ढंग से, उचित रूप से समझा है कि नहीं समझा। ऐसा नहीं कि इनकरेक्ट वे में उसको समझ रहा, गलत तरीके से उसको समझ रहा, उसको गलत समझ रहा है। तो करेक्ट मैनर में, इन राइट मैनर वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। एंड द फोर्थ कि वो उसको इस लेवल पर समझा है कि नहीं समझा है कि उसको दूसरी जगह उसका एप्लीकेशन कर सके। तो ये 4 बिंदुओं पर आपको देखना बहुत आवश्यक है इवैल्यूएशन करते समय में। ठीक है, फिर से समझे हम। पहले एक हमको कॉन्सेप्ट को चूज़ करना है, दूसरा उस कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स यानी लक्षणों का चयन करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का चयन करना है, तीसरा उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हमको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स को लेना है, फोर्थ जो पूरा प्रोसेस है, उस पूरी कॉन्सेप्ट का जो प्रक्रिया है, उसको बच्चों को समझाना है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हमको उसके उसके एट्रीब्यूट्स को लिस्ट कर लेना होगा कि क्या एट्रीब्यूट्स इसके हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेवलप अ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। उसके बाद से फिर हमको एक डिफाइन अपने शब्दों में करके बच्चों को बता देना होगा। फिर उसके आफ्टर दैट फिर कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स देने होंगे ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ सकें। ये सारा काम एक टीचर को खुद नहीं करना है, ये सारा काम बच्चों के द्वारा करवाना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स, और बच्चे खुद एग्जाम्पल देंगे। इतना पर आपको समझ में आ जाएगा, जब बच्चे एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट को अटेंड कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद पूरे क्लास में उसके साथ डिस्कस करना है, चर्चा करना है सारे स्टूडेंट्स के साथ मिल करके। यू डोंट हैव टू गिव ओनली लेक्चर, प्रेजेंट योर लेक्चर, यू हैव टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, और तब उसको इवैल्यूएट करना है कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट को अटेंड किया है कि नहीं किया है। इवैल्यूएशन भी मैंने 4 स्टेप बताया है। पहला कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं समझा, बच्चों ने कॉन्सेप्ट को करेक्ट मैनर में समझा कि नहीं समझा, बच्चों ने अगर समझा है तो किस एक्सटेंट तक समझा है, और क्या बच्चे उसको इतनी टोटलिटी में समझ पाए हैं कि उसको लाइफ के जीवन के दूसरे क्षेत्रों में या ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में वो उसका प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये इवैल्यूएशन का मुद्दा है। तो इस तरह से आपने समझा कि इसको इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। ब्रूनर के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल को बच्चे किस प्रकार प्रयोग कर पाएंगे, ये हम लोगों ने आज समझा। एक टीचर के तौर पर हाउ डू आई डू ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रूनर्स टीचिंग मॉडल को अप्लाई करने के लिए। आज के क्लास में हमने इतना ही समझा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे, और यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बातें कर लीजिएगा। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप बात कर सकते हैं, और जो ग्रुप व्हाट्सएप है जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, उस ग्रुप में भी आप ये दे सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आपको भी समझ में आ रहा होगा, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स आपके लिए भी मैंने हिंदी में लिख दिया है। आप जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ उस तरह से आप लिख लेंगे, इसको बना लेंगे। आपके पास ये प्रश्न आ सकता है कि ब्रूनर्स टीचिंग मॉडल से आप क्या समझते हैं, या ब्रूनर के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को डिफाइन कीजिए, और एज अ टीचर हाउ विल यू अप्लाई इट और हाउ विल यू यूज़ इट इन योर प्रोफेशन। तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो मैंने आज आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं।